तो अब ऐसी कौन सी चीज की तैयारी करें जिससे कि आपकी सीड से लेके फ्रूट्स तक में कन्वर्ट हो और उस बीच में कोई भी चीज उसको रसिस्ट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैं आपको लेके चलूंगा आज के टॉपिक के अंदर, और इस टॉपिक में हम बखूबी बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है गेट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, गेट क्लियर का मतलब क्या है कि अगर एक बार आपने बीज को प्लांट कर दिया, वो बीज क्या थी? कुछ लोगों की इंटेंशन फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का होगा, कुछ लोगों का इंटेंशन फैमिली सिक्योरिटी बनाने का होगा, कुछ लोगों का इंटेंशन रिसीडेबल रॉयल्टी इनकम पाने का होगा, कुछ लोगों का इंटेंशन सोशली नेशन को सर्व करने का होगा। इस तरीके से आपने बहुत डिफरेंट इंटेंशन बनाए होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट क्लियर? आज इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपने बहुत सारे लक्ष्य का निर्माण किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 गोल्स बनाए और आपने देखा कि आपको 2025 में क्या पूरा करना है, 2026 में पूरा क्या करना है, 2027 में क्या पूरा करना है, 2028 में क्या करना है, 2029 में क्या करना है और 2030 में किन लक्ष्य को हासिल करना है। और आपने बखूबी सारे लक्ष्य को पूरी तरह से क्लियर करके, लक्षित करके आपने एक कीमत निकाली। आपने क्या कीमत निकाली कि अगर मैं 7 लाख रुपए पे महीने पे पहुंच जाऊं, या आपने कीमत निकाली अगर मैं 3 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊं, या अगर आपने कीमत निकाली मैं 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाऊं, तो ये आपने क्या निकाली? अपने वन गोल को निकाला सारे लक्ष्य को पूरा करने के डायरेक्शन में। लेकिन मान लीजिए आप 3 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, बट इस वक्त आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, या इस वक्त आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपका 1 लाख रुपए किस बात को इंडिकेट करता है? कि आपकी माइंड की जो शक्ति है, आपकी माइंड की जो अलाइनमेंट है, आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है एग्जैक्टली अगर आप कहें, वो कितने के लायक है? 1 लाख रुपए के लायक। तो इसलिए माइंड कितना प्रोड्यूस कर रहा है? आउट ऑफ 3 लाख 1 लाख रुपए प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो 2 लाख रुपए प्रोड्यूस करेगा, तो क्या माइंड को उसकी क्लैरिटी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ कि ना? क्या माइंड को उसकी क्लैरिटी चाहिए कि बाकी के 2 लाख रुपए कैसे कमाएगा? तो गेट क्लियर में आपको इसकी क्लैरिटी करनी है कि जो माइंड की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से आप किन तरीके से माइंड को क्लियर करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है गेट क्लियर, और इस टॉपिक में आप ढूंढने वाले हो कि आपके माइंड की लिमिटेशन कहाँ है। आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आज आपके इस सेशन से लिमिट को समझाऊं। तीन फीट, इसका मतलब यह है कि उसकी आजादी 6 फीट तक कूदने की है, लेकिन उसकी लिमिट 3 फीट पे लगी हुई है। ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त सीख भी लें कि 2 लाख या 3 लाख रुपए के चेक कैसे कमाने हैं, या आपको 3 लाख रुपए के कमाने की आजादी मिल जाए। आजादी का मतलब क्या है? आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब आपके चेक 10-15 हजार रुपए थे, तब आपकी टीम में 200-300 लोग थे। अब आपकी टीम में 2-3 हजार लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी चेक्स आपके 10-15 हजार रुपए ही हैं। अगर हम में से कुछ लोग को ऐसी समस्याएं फील करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये समझना कि कुत्तों की तरह हमें 6 फीट तक कूदने की आजादी तो है, लेकिन माइंड का लिमिटेशन उसे 3 फीट से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इन द सेम सिमिलर वे गेट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर का मतलब यह है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिट। इस चैप्टर का इंटेंशन क्या आप समझ में आ रहा है? इस चैप्टर का इंटेंशन है
कि आपके इंटेंशन के रास्ते में जो लिमिट्स आपने ब्रेन में लगा के रखा है, उस लिमिट को आपको पकड़ना है, उस लिमिट को ढूंढना है, उस लिमिट को तोड़ना है। जैसे ही वो लिमिट टूटेगी, ये चैप्टर का इंटेंशन पूरा हो जाएगा। गेट क्लियर। गेट क्लियर का मतलब समझ में आ गया आप सब लोगों को? समझ में आ गया कहां से लिमिट तोड़नी है, कहां की लिमिट तोड़नी है? यस, कम ऑन, माइंड की लिमिट तोड़नी है। कहां की लिमिट तोड़नी है? माइंड की लिमिट तोड़नी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लिमिट नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? कल 15,000 से 1.5 लाख लोगों की टीम हो जाएगी, लेकिन आप मेरा यकीन माने, चेक्स फिर भी वही 15,000 रुपए ही रहेगा। चाहे रस्सी की साइज कितनी भी बड़ी कर दो, माइंड की लिमिट्स अगर सेट है तो आप उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ने के लिए आपको माइंड के लिमिट को क्लियर करना पड़ेगा। आइए हम एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, और उस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर को बड़ी ध्यान से देखिए। इसमें एक छोटा सा हाथी है और उसके पैर में मोटे से चैन है, और एक बड़ा सा हाथी है, उसके पैर में पतली सी रस्सी है, चैन नहीं है। कम ऑन कम ऑन, क्या है? पतली सी रस्सी। छोटे से हाथी के पैर में मोटे से चैन, लेकिन मोटे से हाथी के पैर में पतली सी रस्सी। लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो उल्टा होना चाहिए ना। छोटे से हाथी के पैर में छोटी सी रस्सी और मोटे से हाथी के पैर में मोटा सा चैन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में यह होता है कि जब हाथी का एक बच्चा पैदा होता है तब उसकी वजन होती है 60 पाउंड, और उसके पैर में पैदा होके खड़ा होते ही बांध दी जाती है मोटी सी चैन। अब वो हाथी उसे हजारों बार, 10,000 बार, 1 लाख बार उसको पैर झाड़ झाड़ के तोड़ने की कोशिश करता, और जितनी बार झटके मारता है उसके माइंड को एक मैसेज जाता है, मैं कमजोर, रस्सी मजबूत, और ये मैसेज रिपीट होते 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 उसकी बिलीव बन जाती है। उसकी बिलीव बन जाती है और माइंड लिमिट हो जाता है कि मैं कमजोर हूं, रस्सी मजबूत है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब वो हाथी लगभग 8,000 पाउंड का हो जाता है तो उसके पास पूरी शक्ति आ गई। वो चाहे तो उसको तोड़ सकता, लेकिन पतले से रस्सी से बंधे होने के बावजूद भी वो जीवन में कभी भी रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास रस्सी को तोड़ने की ताकत तो पूरी है, लेकिन उसके माइंड ने लिमिट लगा दिया है, और जब तक वो लिमिट लगी रहेगी वो कभी भी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। फिर उस हाथी को सर्कस में लेके जाते हैं, और सर्कस में ले जाके उसे 3, 4, 5 दिन भूखे रख देते हैं। बेचारा हाथी भूख से चिंघाड़ता रहता, चिंघाड़ता रहता, चिंघाड़ता रहता है, और वो खाने की तरफ में भूख से धीरे धीरे बहुत अपने आप को भूखा महसूस करता है। उसके पास महावत आता और उसको एक्ट करने की इशारे करते हैं। हाथी को एक्ट करने के इशारे करते हैं, और जब वो एक्ट करता है ना, उसको फेंक के केले खिलाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो हाथी उस केले को खाता है और माइंड को एक मैसेज देता है कि जब एक्ट करूंगा तो भोजन मिलेगा। क्या मैसेज देता है? जब एक्ट करूंगा तो भोजन मिलेगा। फिर वो भोजन पाने के लिए पूरा जीवन एक्ट करना शुरू कर देता है, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन वो हाथी सर्कस का हाथी बन जाता, जिसमें इतनी ताकत है, वो पूरा जीवन करोड़ों लोगों का मनोरंजन करता, अपने मालिक को पैसे कमा के देता है। गेट क्लियर का मतलब क्या है? हाथी की औकात देखनी है ना, तो आपने न्यूज़पेपर में कभी कभी देखना, न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है कि हाथी ने गलती से थोड़ा देसी पी लिया, और देसी पीने के बाद क्या किया? फिर उसने 26 पेड़ उखाड़े, 5 लोगों को कुचल कुचल के मार डाला, उसने 16 घर तोड़ डाले, घर के अनाज खा गए। ये हाथी की असली पावर है। क्यों? जैसे ही थोड़ा देसी अंदर गया गलती से, वो बेचारा लिमिट से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही होश में आया ना, फिर लिमिट में आ गया और महावत के हाथ पैर मतलब आके पास पतले से रस्सी से बंध गया। माय डियर फ्रेंड्स, गेट क्लियर, हम इस चैप्टर में ये भी सीखने वाले हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम आप ने भी
जाने अनजाने में बचपन से बहुत सारे लिमिट लगा दिए हैं, जिसका आज पहले मैं कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा। और ये आज की सेशन, कल की सेशन और परसों की सेशन सो मार्वेलस होने जा रही है, इतनी खूबसूरत कि अगर आपने इस तीनों दिन के सेशन को ना पूरा अपने थर्ड आई को ओपन करके सारे सेंस को अगर आपने सही तरीके से उपयोग करके कंटेंट को महसूस करते हुए माइंड से एनालाइज्ड करते हुए अगर इसको सही से अंदर जाने दिया, तो ये आपकी चैप्टर थर्ड आपके जीवन में सारी क्लैरिटी लेके आएंगी आपकी आज़ादी के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा उदाहरण और है, और उस उदाहरण में दिखाया गया कि एक शीशे का ग्लास है और इस ग्लास में एक मक्खी है। अब देखिए, अक्सर ऐसे शीशे के ग्लास में कभी कभी मक्खियां घुस जाती हैं। आप तुरंत ही उसे कागज के एक टुकड़े से, यानी जिसको कूट कहते हैं, आप उससे उस ग्लास को ढक दें। आप देखेंगे पहले कुछ समय तक वो झूम झूम करके उस ग्लास को तोड़ के या उस ग्लास को से बाहर निकलना चाहेंगी, लेकिन जब जब वो आएंगी उसकी पंख उस कूट से टकराएंगी, उसके पंख को चोट लगेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, और फिर धीरे धीरे उसके माइंड को लिमिट लग जाता है। जब उसके माइंड को लिमिट लग जाएगा, उसको समझ में आ गया कि अब मैं इस ग्लास से बाहर नहीं जा सकती, वो चुपचाप शांत जाके नीचे बैठ जाएगा और फिर आप उस कार्टून के गत्ते को उठा के फेंक देंगे। इस वक्त ग्लास खाली है। ये क्रिया कब करना? जब वो थक के पूरी तरह से नीचे बैठ जाए, बस उठा के फेंक दो। अब घंटों बीत गए, लेकिन वो मक्खी जो अब उड़ सकती थी, अब वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि अब उसकी लॉजिक काम नहीं कर रही है। माइंड कह चुका है कि मैं अब यहां से बाहर नहीं निकल सकती। माय डियर फ्रेंड्स, रिसर्चर्स कहते हैं कि इसी तरह से ह्यूमन का ब्रेन भी काम करता है, और साइंस इस बात को डिस्कवर कर चुका है कि आप अपने जन्म के 7 वर्षों तक जिस भी चीजों को माइंड में सुनते हो और जिसे कंसीव करते हो, आपकी 99% जीवन बाय डिफॉल्ट इसी तरीके की होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कई बीमारियों को हमने जेनेटिक का नाम दिया है, ऐसे कैरियर भी जेनेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से उन्हीं विचारों के साथ आपने अपने आप को ग्रो किया है। अगर आपकी माइंड में लिमिटेशंस की थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ लिमिट हो जाएगी। अगर माइंड में अवेंडेंस की थॉट्स हैं तो आपकी थॉट में, आपके जीवन में अवेंडेंस आएगा। इसीलिए हम में से कई लोग कहते हैं अमीरों का बच्चा अमीर बनता जाता, गरीबों का बच्चा गरीब बनता जाता। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग 7 वर्ष की उम्र तक हमारे अंदर कर दी जाती है। 7 वर्ष के पीछे एक दूसरी साइंस है, शायद आपको पता नहीं, आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म से सुनेंगे कि 7 वर्ष के नीचे के उम्र तक जो बच्चे होते हैं उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हमेशा थीटा फ्रीक्वेंसी होती है। 7 वर्ष के बाद बच्चों की ब्रेन अल्फा फ्रीक्वेंसी में आता है। और माय डियर फ्रेंड्स, थीटा फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है हिप्नोटिज्म की फ्रीक्वेंसी। थीटा फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी जहां पे आप धीरे धीरे नींद में जाते हो और माइंड आपकी बिल्कुल साइलेंट होती है। यानी 7 वर्ष तक बच्चों के ब्रेन में कॉन्शियसनेस जागृत नहीं होता, वो लॉजिक लेना नहीं जानता। इसलिए आप जो कुछ भी उसे, देखना बड़े ध्यान से सुनना, जो कुछ भी आप उससे बोलते हो वो बिना यस नो किए उस सब को अंदर जाने देता है। इसीलिए चांसेस है कि 7 इयर्स की एज तक उन बच्चों के अंदर जिस तरह के संस्कार आ जाते, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो बच्चा उसी तरीके से जीता है। इसलिए बहुत अहम है कि आप देखिए, आज अगर आपके बच्चों में जिस भी तरह की परिवर्तन आप देख रहे हैं, अगर आप कॉन्शियसली सोचेंगे तो 7 साल के उम्र तक आपने उस बीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने में उस बच्चों में प्लांट कर दिया होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे पहले गेट क्लियर के एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में, आपके विश्वास के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक किताब को पढ़ें, जिस किताब का नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इस बुक्स के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन वो पीपल हैं जिसने दुनिया में पहले एपिजेनेटिक को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, आज मेडिकल साइंस में ना आप एपिजेनेटिक का नाम सुनते हैं,
लेकिन आपको शायद पता नहीं कि एपिजेनेटिक वर्ड को डिस्कवर किसने किया। इस वर्ड को डिस्कवर करने वाले पीपल्स हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। दोस्तों, इस रिसर्च से पहले हम ये मानते थे कि कई सारी बीमारी जेनेटिक होती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये सच है? तो इसका आंसर है हाँ, ये सच है, क्योंकि आपके जीन से, आपके जनरेशन में, आपके माता पिता के जीन से कई सारी प्रोग्राम्स आपकी बॉडी में आ जाती हैं, और वो प्रोग्रामिंग्स अगर आपकी बॉडी में है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे ही आपके बॉडी के सारे सेल को इसी तरीके से प्रोग्राम कर देगी। यानी अगर आपके मदर फादर डायबिटीज के शिकार थे तो हो सकता है कि वो जिनके थ्रू वो प्रोग्रामिंग आ जाए और आपको डायबिटीज हो जाए या किसी भी तरह की बीमारी का आपके बॉडी में प्रवेश हो जाए। तो इसे हम जेनेटिक कहते हैं। जब भी ऐसी कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर काउंसलिंग में पूछते हैं आपसे पहले किसी को था क्या, आपसे पहले किसी को था क्या, आपसे पहले किसी को था क्या। इसका मतलब क्या है? ये समस्याएं जेनेटिक हैं। क्या है? जेनेटिक हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने पहली बार इसको गलत साबित किया और उसने कहा कि हम जेनेटिक को एपिजेनेटिक से, यानी अगर हम अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को बदलने का तरीका सीख लें तो हम अपनी जीन को भी चेंज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए और जब आप इस बुक्स को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि 7 इयर्स के एज तक हमारी बॉडी जिनके थ्रू तो प्रोग्राम होती ही होती है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी वर्बल प्रोग्रामिंग्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके माता पिता को कोई लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो बचपन में जब आप छोटे हैं तो बार बार उस प्रॉब्लम की चर्चाएं आपके पास कर रहे हैं और आप उसको लगातार सुन रहे हो। तब आपके माइंड में लॉजिक नहीं है, इसलिए डायरेक्टली वो आपके माइंड में कंसीव हो रहा है। हो सकता है आपके फादर मदर को कोई और बीमारी हो तो आप लगातार उस कन्वर्सेशन को सुन रहे हो। वो जो पैसे कमा रहे हैं उसके कन्वर्सेशन को सुन रहे हो, उनकी जो घर की स्थिति है उसके तो जो चीज भी आप उनसे सुन रहे हैं, टीचर्स से जो चीज आप सुन रहे हैं, अपने सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में जो चीज आप सुन रहे हैं, ये सब के सब डायरेक्टली आपकी इंटायर बॉडी में प्रोग्राम हो रहा है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसकी पहली रिएक्शन बच्चों में शुरू होती है, याद रखना, 7 सालों के बाद, जब वो बच्चा अब धीरे धीरे थीटा वेव से अल्फा वेव में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप में से कई लोग जब हमारे रीप्रोग्राम योर माइंड के एडवांस सेशन में आएंगे तो मैं आपको वेव की थ्योरी सिखाऊंगा। जब बच्चा 7 साल की उम्र के बाद थीटा वेव से अल्फा वेव में कन्वर्ट होता है तो वो बच्चा आपको रिएक्शन देना शुरू करता है और आप कहते हैं कि देखो मुंह लगा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको गलत साबित करने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उस बच्चे को, वो बच्चा उस बिलीफ पे क्वेश्चन मार्क उठाता है, लेकिन तब तक हमने उस बच्चे को प्रोग्राम कर दिया है एक अलग डायरेक्शन में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक इंसान जिसने अपने 2 बच्चे पैदा किए, लेकिन एक बच्चे को बहुत मुश्किल से पाला पोसा, दूसरे बच्चे को लगा कि जब वो पाल पोस नहीं सकता है तो उसको उसने शहर के एक व्यक्ति के पास गोद दे दिया। दूसरे बच्चे की उम्र केवल 3 वर्ष ही हुई थी, लेकिन उसको जिस व्यक्ति को गोद दिया वो उस शहर के डायमंड का मर्चेंट था और एक बच्चा जन्म लेके 3 दिन बाद डायमंड के मर्चेंट के घर में पलने लगा। वो ना केवल एक मर्चेंट, एक व्यापारी थे, उनके पास पैसे की अवेयरनेस तो थी, वो बहुत ही स्पिरिचुअल भी थे और बहुत अच्छे इंसान थे और उस पूरे शहर में उनकी नेम और फेम बहुत ज़्यादा थी। इस घटना के 18 साल बीत गए। 18 वर्षों के बाद जब वो दोनों बच्चे एक दिन सड़क पे मिले जो एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, क्या लगता है वो दोनों समान होंगे या अलग अलग? माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइप कर सकते हो। क्या लगता है उनकी शक्ल, उनकी सूरत समान होगी? अलग अलग। उनकी खूबसूरती समान होगी? अलग अलग। उनका इंटेलिजेंस समान होगा? अलग अलग। उनके संस्कार समान होंगे? अलग अलग। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक? अब आप सोच के देखिए, क्या इन दोनों बच्चों की जनरेशन समान होगी या वो भी अलग अलग? ये जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, क्या एक जनरेशन में होंगी या मेनी मोर जनरेशंस में जाएंगी? तो आप कहेंगे बहुत अलग अलग जन्मों तक भी दूर दूर तक उसका मेल मिलाप नहीं होने वाला है। हाँ कि ना? सर हिला के बताओ, हाँ कि ना? क्यों पता है? क्योंकि जो बच्चे गरीब घर में पल रहे थे उसके माँ बाप बचपन से सिखाते थे सारी बुराइयों के जड़ में है पैसा। जब भी पैसों की वजह से झगड़े होते थे कहते थे देखो जी कह रहा हूं ना, सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। जब भी कोई घर के बाहर भाई भाई झगड़ा करता था कहते थे देखो जी सही कहता था ना, सारी बुराई का जड़ है पैसा। न्यूज़पेपर में न्यूज आती जमीन विवाद में हत्या,
तो कहते थे देखो सही कह रहा हूं ना, सारी बुराई का जड़ है पैसा। तो उनको जहां भी बुराई देखता था उसको लिंक कर देते थे पैसों के साथ, और पहले 7 साल तक उनके बच्चे वो सुनते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो दूसरा बच्चा डायमंड के मर्चेंट के घर में गया, जब उसने होश संभाला, देखा मेरे पिता हीरा का व्यवसायी हैं, उनके पड़ोस वाले की यूनिवर्सिटी है, उनके पड़ोस वाले की ऑटोमोबाइल कंपनी है, और इस तरीके से मेरे आसपास सभी लोग दौलतमंद हैं और सारी अच्छी चीजें इनके पास है, तो बच्चों ने बचपन से माइंड को कंसीव किया सारी अच्छाइयों के जड़ में है पैसा। अब इस दोनों बच्चे की जीन जो है ना वो अलग तरीके से प्रिपेयर हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखो, क्योंकि दोनों बच्चे की प्रोग्रामिंग अलग है, इसलिए दोनों बच्चे भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक ही इंसान के स्टेम सेल को लिया, ध्यान से सुनना, एक ही इंसान के स्टेम सेल को लिया और उससे अलग अलग कंडीशन में ग्रो करवाया। उन्होंने देखा कि कुछ स्टेम सेल से मसल्स तैयार हो रहे हैं, कुछ स्टेम सेल से बोन तैयार हो रहा है, और सारे स्टेम सेल्स जिसको अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग मैसेज दिया गया, उस सेम स्टेम सेल ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी और अलग अलग तरीके से ग्रोथ किया। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में लिखा है कि अगर आप उन तरीकों को सीख लें जिससे आपके सेल पे पड़े हुए इंफॉर्मेशन चेंज हो सकते हैं, तो आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण लेता हूं, मेडिकल में आप सबने एक चीज को सुना होगा जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, सुना आप सबने। उसके विपरीत एक शब्द इस्तेमाल की जाती, नेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक प्रयोग किया गया और देखा गया कि एक बंदे ने, मतलब एक डॉक्टर्स ने बहुत सारी ऐसी दवाओं को, जो होम्योपैथ की दवा उसने तैयार करी, कुछ अंग्रेजी दवा भी तैयार करी, लेकिन वो दवा जो दिखने वाली टैबलेट थी, उस टैबलेट में कुछ भी नहीं था। सपोज करो आटे से उसने पैक करके टैबलेट बना दिया, और उसने अपने 100 लोगों को पहले बताया कि एक नई रिसर्च, नई शोध से यह दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन तैयार हुई है। उसके ठीक विपरीत वो जो मेडिसिन तैयार किया था उसे भी अगले 100 लोगों पे दिया गया जो सच में उन्होंने मेडिसिन तैयार करी थी, और उसको बताया गया कि ये एक मेडिसिन है जिसको इस तरीके से तैयार किया गया है। लेकिन जब उसको बताया गया जो मेडिसिन सच में तैयार किया गया था, उनकी बातों पे बहुत जोर नहीं दिया गया, लेकिन देखा गया कि जो मेडिसिन बिल्कुल था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, उसमें खोखला था। उसने बताया कि इसको किस तरीके से तैयार किया गया, और जब सैकड़ों लोगों के रिजल्ट आए तो डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि लगभग 100% दोनों के रिजल्ट समान थे। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से अब ये टेस्ट एक बार नहीं हुआ, एक देशों में नहीं हुआ है, लगभग प्लेसिबो इफेक्ट को पूरी ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड में देश है ना, लगभग हर देश की मेडिकल फर्टिलिटी इस प्लेसिबो इफेक्ट को यूज करती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लेसिबो इफेक्ट में वो हमेशा अपने पेशेंट को, उसके माइंड को कंसीव करवा देते हैं कि ये चीज़ें उनके साथ होगी, क्योंकि ये दवाओं की पावर है, और भले वो दवाओं में पावर ना हो लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। इसे माइंड की रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक उसके विपरीत नेसिबो इफेक्ट में वो चीज़ें उल्टे तरीके से काम करती हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने लिखा है कि अगर आपने अपने माइंड के या अपनी बॉडी के जो सेल हैं, सेल पे जो इंफॉर्मेशंस हैं, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना सीख लिए तो आप अपनी पूरी की पूरी जीवन को चेंज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इसकी 2 ही थ्योरी दी है। उन्होंने, हालांकि और भी थ्योरी है, बट उन्होंने 2 थ्योरी पे बहुत जिक्र किया है, जिसमें एक थ्योरीज को उन्होंने कहा है हिप्नोटिज्म, कि अगर आप किसी को भी हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो गए तो आप उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी थ्योरीज को उन्होंने कहा है रेपिटेशन। अगर आप किसी चीज को रेपिटेड वे में करते चले जाएं, बार बार करते चले जाएं, बार बार करते चले जाएं, ये आपके उन सेल के ऊपर पड़े हुए इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है, क्योंकि आपके इस इंफॉर्मेशन की प्लास्टिसिटी उससे ज्यादा मजबूत हो जाती। अब ये बेचारे काम करने लगती हैं और वो बेचारे दब जाती हैं। तो हिप्नोटिज्म और रेपिटेशन से क्या बीमारियां ठीक की जा सकती हैं? एब्सोल्युटली मेडिकल साइंस ने मानना शुरू कर दिया है कि बीमारी ठीक हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स,
क्या एक इंसान जो एवरेज है वो अमीर बन सकता है? तो इसको रिसर्च ने साबित कर दिया है कि यस, एक एवरेज इंसान अमीर बन सकता है। क्या जो बीमार है वो फिट बन सकते हैं? इसका आंसर है यस, क्योंकि बाबा रामदेव इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। जिनको पैरालिसिस की अटैक हुई थी, उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया और उनकी पैरालिसिस तो छोड़ो, कितने पैरालिटिकल पेशेंट्स को उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया, और आज इस एज में भी उनसे 30 इयर्स का जो कम एज का इंसान है ना, वो उनके सामने नहीं टिक पाता है। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप अपने बॉडी के सारे प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गेट क्लियर। अब आप कैसे क्लियर होंगे? पहले आप अपने अंदर की लिमिटिंग बिलीव को ढूंढेंगे, उस बिलीव से आपको क्वेश्चंस करना है और उस अवेयरनेस के साथ आपको उसे क्लियर करना है। अब देखिए, ये चैप्टर आपको बहुत मजा देने वाला है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे ध्यान से अगले 3 दिन आप यहाँ पे कोशिश करते रहें कि मैं आपको कुछ बेहतर सिखा सकते हूँ। सो कहते हैं यू कैन हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं, बट द मेन चीज, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप किन चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक कलर ब्रीदिंग टेक्निक है, हम इसके बारे में आपसे अगले दिन चर्चा करेंगे और उसमें मैं आपको कलर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी करवाने वाला हूं। लेकिन अगले सेंटेंस में लिखा है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक वन ऑफ योर इंटेंशन फाइंडिंग समवन टू हेल्प यू, clear yourself of old belief so you can create the life you want. Focus on what you want and take one of your intention, find someone to help you. तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उन चीजों पे जो आप चाहते हैं और एक इंटेंशन लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी को ढूंढना है जो आपकी मदद कर सके। आप अपने आप को यानी अपनी ओल्ड बिलीफ को क्लियर करें और अब आप तैयार हैं नए जीवन का निर्माण करने के लिए। चलो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई लोग जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते होंगे, हाँ कि ना? थोड़ा एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? चलो काफी सारे लोग। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में 2024 के बिफोर एक बहुत ही शानदार प्लेयर थे, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, जिसके घर में अचानक से उसकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए। आप सबने उन केस को सुना होगा। उस इश्यूज के आने के बाद मेरा सवाल यह है कि क्या हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलना भूल गए, शॉट्स लगाने भूल गए? माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं 2024 के आईपीएल की। क्या हार्दिक पांड्या को छक्का लगाना भूल गए? क्या उन्होंने बॉल को फेस करना भूल गया? आंसर इज नो। हार्दिक पांड्या के पास अब भी क्रिकेट खेलने की पूरी प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभाओं के बीच उसके माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीफ और कुछ नेगेटिव कंटेंट जो भर पड़े हैं। क्यों? रिलेशनशिप में और उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स के केस चल रहे थे एंड वाज वेरी डिस्टर्ब। अब आप सोच के देखो कि वही हार्दिक पांड्या को क्रिकेट ग्राउंड पे कितने ट्रोल किए गए, कितनी गालियां पड़ी, और कैसी कैसी गालियां और अभद्र गालियां अगर यूट्यूब में ढूंढेंगे और आप सुनेंगे कि वो बेचारा हार्दिक पांड्या खड़ा है ग्राउंड में, वो बाउंड्री पे, और पीछे से लोग ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और वो वहीं पे खड़े खड़े उसकी गाली सुन भी रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो फिर भी खेल रहा है। तो किसी के फॉर्म का खराब हो जाना, उसकी क्वालिटी का खराब हो जाना नहीं है, बस उसकी माइंडसेट है जो डिस्टर्ब है। लेकिन जैसे ही उसने अपने माइंड पे कॉन्शियस कंट्रोल लिया, उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप आपने देखे होंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या वन मैन बन के पूरी की पूरी वर्ल्ड कप को इंडिया को दिलाया। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही इंसान कुछ ही मतलब 1 महीने के आर पार में अचानक से अपने परफॉर्मेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता और वही इंसान अचानक से अपने परफॉर्मेंस में बूम कर जाता है। अब हार्दिक पांड्या ने क्या किया होगा? गेट क्लियर। क्या किया होगा?
गेट क्लियर। तो आपको इस पूरे सेशन से सीखना है कि किस तरीके से आप अपनी सक्सेस या जो भी डेस्टिनी आपने डिसाइड करी है उसके लिए आपको क्लियर होना है। सो कहते हैं पहला तरीका, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपको चाहिए। टेक ऑफ योर इंटेंशन, आपके एक इंटेंशन को लेना है और समवंस, किसी को ढूंढना है जो आपकी मदद कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर एक प्लेयर्स के पास एक कोच होते हैं, हाँ कि ना? माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से हर एक महान पुरुष के पास एक गुरु होते हैं, हाँ कि ना? उसी तरीके से हर पॉलिटिकल लीडर्स का एक एडवाइजर होता है। बोलो बोलो, हाँ कि ना? चाहे पॉलिटिकल लीडर्स कितना भी स्ट्रांग ब्रेन का हो, लेकिन वो हमेशा अपने पास एक एडवाइजर रखता है, हाँ कि ना? क्या आप जानते हैं? ओके माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के हर बिजनेसमैन का एक कोच होता है। जैसे अंबानी का एक कोच है, शायद आप उसे नहीं जानते। माय डियर फ्रेंड्स, रतन टाटा के कोच थे, शायद आप उसे नहीं जानते। लेकिन हर एक उद्योगपति के पास उसका एक कोच होता है, हाँ कि ना? जितने भी फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इनके कोई ना कोई कोच होते हैं, हाँ कि ना? मतलब ये हमेशा किसी ना किसी के गाइडेंस में ही सारी एक्टिविटीज करता है। क्यों? दुनिया में जितने भी सफलतम से सफलतम लोग हैं, थोड़े दिन पहले मैंने सोच लिया था कि टोनी रॉबिन्स इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड ट्रेनर हैं। मतलब टोनी रॉबिन्स से ज़्यादा इस दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं। बट जब मैं टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग कर रहा था तो ट्रेनिंग के अंतिम दिनों ने उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उस पिक्चर से जो उनके गुरु हैं, और फिर मैंने देखा कि टोनी रॉबिन्स का भी एक मेंटोर है जो उसकी मेंटोरिंग करता है। तो जीवन का एक नियम है कि अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकते। हाँ, 99% क्लियरिटी तो मैं आपको बहुत सारी थ्योरी से लेके आ जाऊंगा, लेकिन एक इंसान को ढूंढना है आप सबको जीवन में। सक्सेस बाय चॉइस का यूनिवर्सल लॉ है, आप सब सिद्धांत को याद रखना, कभी मत भूलना। आप जिंदगी में जितने ही ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन एक सिद्धांत कभी मत भूलना कि आपके जिंदगी में एक ऐसे मेंटोर्स होने चाहिए जो उस पथ पे आपकी सच्ची मदद कर सकता है। सो यू हैव टू फाइंड समवन, आपको किसी को फाइंड करना है जो सच में आपकी मदद कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपने इन काम को भी कर लिया। अब करना क्या है? उस पथ प्रदर्शन करने वाले लोगों से आपको क्लियर होना है। कहते हैं इट्स टू इजी टू फॉल बैक इनटू द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, टू फील सॉरी फॉर आवर सेल्फ एंड प्ले द रोल ऑफ विक्टिम। कहते हैं ये बहुत आसान है कि आप सक्सेस बाय चॉइस कर लें और सक्सेस बाय चॉइस से बहुत सारे नियम को सीख लें। आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये तो आपकी मेमोरी का काम है, आपका काम नहीं है। याद करना किसका काम है? मेमोरी का काम है। यस और नो? तो इस वक्त बहुत सारी समझ के साथ कुछ कंटेंट को आपने ब्रेन को दिया, तो कहते हैं बहुत आसान है कि ये जो आपने कंटेंट दिया, कुछ दिनों बाद आपके जीवन में फिर से पुराने पैटर्न पे कुछ हादसे हों, कुछ घटनाएं हों, क्योंकि रोज इंसिडेंट होते हैं, और आप फिर से ओल्ड इवेंट में प्लग इन हो जाएं। आसान है ओल्ड इवेंट में प्लग इन होना, और ओल्ड इवेंट में प्लग इन होने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें अरे ये ट्रेनिंग से क्या होता है? अच्छा, आप मुझे इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप सफलता के सारे नियम को सीख रहे नहीं सीख रहे? क्या इस वक्त आपको पूर्ण भरोसा है कि नहीं कि इस नियम से आप कामयाबी की किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं? भरोसा है। लेकिन इस भरोसे के बावजूद भी हो सकता है जब ये सक्सेस बाय चॉइस की कोर्स खत्म हो जाए, आपके जीवन में कुछ ऐसी इंसिडेंट हो, तो फिर से आप पुराने ओल्ड बिलीव में प्लग इन हो सकते हैं। ये आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझने से ये बहुत आसान है, आपको और भी कॉन्शियस कंट्रोल लेने में मदद मिलेगी। अब यहां पे ध्यान से समझिए, आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं।
एक उदाहरण से समझते हैं। एक एरिया है फैमिली, हाँ कि ना, यस और नो। एक एरिया है फैमिली का मतलब हो गया बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, पत्नी भी है, भाई भी है, उसको कहते फैमिली। तो एक एरियाज है फैमिली, हाँ कि ना। आपके जीवन में एक एरियाज है आपके रिलेशनशिप, मतलब आपकी पत्नी के साथ के रिश्ते, वो लाइफ का एक अलग एरियाज है, हाँ कि ना। हाँ कि ना, बताओ बताओ। तीसरा, आपका एक एरिया है आपका, आपके जीवन में आपकी कैरियर, मतलब आपका जॉब या फिर आपका बिजनेस, वो एक एरिया है, हाँ कि ना। मान लीजिए और एक एरिया है जहां आपके कस्टमर या क्लाइंट्स हैं। आपका बिजनेस, आपका जॉब वो आपका है, लेकिन क्लाइंट्स हैं, उस वो क्लाइंट्स आपका और एक एरिया है। फिर मान लो आपका एक एरियाज है, वो है आपकी फूड यानी आपकी डाइट। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से समझ लेते हैं कि एक एरियाज हमारे जीवन का है, वह है हमारी फिजिक, यानी हम किस तरीके से हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हमारा एक एरिया लाइफ का है जिसको आप कह सकते हैं इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट की एक अलग दुनिया है, वो एक अलग एरिया है। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं और ये सारे एरियाज से घिरा हुआ हमारा एक जीवन है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं यू आर लाइक द होल फुटबॉल टीम। इसका मतलब यह है कि आप मान लीजिए कि आप एक होल फुटबॉल टीम की तरह हैं। अब फुटबॉल के टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका एक एरिया जो फैमिली है वो एक प्लेयर है, एक एरिया जो रिलेशनशिप है वो एक प्लेयर है, एक एरिया जो स्पिरिचुअलिटीज है वो एक अलग प्लेयर है। आपके जीवन में एक एरिया जो है इंजॉयमेंट, वो एक अलग प्लेयर है। आपकी हेल्थ एक एरिया, वो अलग प्लेयर है। इस तरीके से आपके जीवन में 11 एरियाज के 11 अलग अलग प्लेयर हैं। समझ गए मेरी बात को? समझ पा रहे हैं आपको? तो आप समझिए कि आप एक फुटबॉल की टीम है और आप उससे अपने आप को लिंक कीजिए। यू आर लाइक ए होल फुटबॉल टीम। If all part of you, all of the belief inside of you are in alignment, no problem. You will achieve your desire. My dear friends, अब आपका डिजायर क्या है? आपका डिजायर है कि मुझे फिनेंशियल फ्रीडम गेन करते हुए महीने की 3 लाख रुपए की इनकम को हासिल करना है 2030 में। तो आपने एक सक्सेस का अपने लिए एक पैरामीटर बनाया। कहते हैं अगर आपके लाइफ में फुटबॉल टीम के सारे प्लेयर ठीक से खेल रहे हैं तो चांसेस है कि आप मैच के विनर बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक भी प्लेयर ने अपने परफॉर्मेंस को लूज किया तो यहां पे बाकी के 10 प्लेयर मिलके भी आपको मैच नहीं जिता सकते। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको बहुत ही गहराई से समझना है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि क्या होगा अगर आपके रिश्ते पूरी तरह से बिखर गए? क्या आप फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? क्या होगा जब आप आस्तिक से नास्तिक हो गए? क्या आप फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? क्या होगा अगर आपकी फैमिली से आप टूट गए? क्या आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं? क्या होगा अगर आपकी लाइफ की पूरी इंजॉयमेंट ही खत्म हो गई? क्या आप फ्री हो सकते हैं? क्या होगा अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई? क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन के 11 एरिया में से किसी भी एरिया के खराब होने से, जैसे एक भी प्लेयर के खराब खेलने से आप मैच नहीं जीत सकते, वैसे एक भी लाइफ के एरिया के डैमेज होने से आप सफलता को हासिल नहीं कर सकते, गोल की फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। अब उस एरिया का मतलब क्या है? उस एरिया का बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके और फैमिली के बीच में जो रिश्ते हैं, अगर उसकी बिलीव में कहीं प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ के अंदर बिलीव में कहीं प्रॉब्लम आ गया, सो आपके जीवन के किसी भी एरियाज के प्रॉब्लम्स अगर आए हैं तो इसका मतलब आप अपने डिजायर को हासिल नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, हम में से बहुत से लोगों ने
सफलता को तप का नाम दिया है, तपस्या। हाँ कि ना? कहते हैं जीवन में सफलता को हासिल करना बिल्कुल एक तपस्या के जैसा है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उन तपस्या में आपको अपने सारे एरियाज पे एक साथ नियंत्रण करना सीखना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए चैप्टर 2 तक तो आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब चैप्टर 2 में क्या है, उस गोल और इंटेंशन के भीतर जा रहे हो। अब आप देखिएगा, हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, आप गूगल पे जाके उनके नाम ढूंढना। केवल वो बहुत बड़े डायरेक्टर ही नहीं हुए, बल्कि हॉलीवुड में उनकी बादशाहत चलती थी, और उनके इच्छा के बिना ना तो कोई मूवी बनती थी, ना कोई एक्टर एक्ट्रेस साइन अप करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की पूरी चोटी पे पहुंचे, और सफलता की चोटी पे पहुंचने के ठीक पहले आप में से कुछ लोगों ने पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे कैंपन सुना होगा। उस कैंपन का नाम दिया गया था मीटू। मीटू याद है आप सबको? मीटू कैंपन सोशल मीडिया पे छा गया था, मीटू 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 मीटू। मीटू कैंपन उसी डायरेक्टर के साथ डिस्कवर हुआ था जब एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण के आरोप लगाए उस डायरेक्टर पे, और पहली बार उसने आके बोलने की हिम्मत करी। उस डायरेक्टर ने फिल्म के एवज में बहुत बुरे तरीके से मेरा यौन शोषण किया। उसने ओपनली आके अपने बारे में पूरी मीडियाज में उसने कवरेज दिया। जब उसने हिम्मत के साथ कवरेज दिया तो फिर कई एक्ट्रेस निकल के आए और उसने मीटू, मतलब इसने मेरे साथ भी किया, इसने मेरे साथ भी किया, इसने मेरे साथ भी किया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ता है कि उस डायरेक्टर के पास दौलत के भंडार थे? क्या फर्क पड़ता उस डायरेक्टर के पास इज्जत शोहरत के भंडार थे? क्या फर्क पड़ता उसने जीवन में सब कुछ कमाया, उसके एक एरियाज खराब हुए और वो अचानक से पूरी तरह से कोलैप्स कर गए। चलो, आपने बिल क्लिंटन का नाम सुना? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके एक संबंध उजागर हुए मोनिका लेवांस्की के साथ, सुना था आप सबने? उनके एक ही एरिया काफी थे पूरे जीवन के बाकी सारे संघर्षों को जीरोलाइज्ड करने के लिए। आज बिल क्लिंटन कहां हैं कोई भी नहीं जानता। सफलता क्या है? सफलता आपके जीवन के सारे एरियाज का संतुलन है। सो यू आर लाइक ए होल फुटबॉल टीम। जब आपके जीवन के वो सभी प्लेयर्स सही से खेलेंगे तब आप मैच को जीतेंगे। आप कौन हो? यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम। और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर प्लेयर्स के अंदर उनकी कमियों को ढूंढना, उसके स्ट्रेंथ में बदलना, हर प्लेयर्स को संतुलित करके चलना ही कैप्टन का काम। आप कौन है? आप सब भी कैप्टन है। किसके? अपनी पूरी जीवन के कैप्टन है। एक एरियाज आपकी टीम है, वहीं एक एरियाज आपकी फैमिली है। कई लोग इस बिजनेस में टीम में कामयाब हो जाते हैं, फैमिली की वजह से टीम टूट जाती है। कई लोग इस बिजनेस में टीम में कामयाब हो जाते हैं, हेल्थ की वजह से टीम टूट जाती है। कई लोगों की तो कैरेक्टर की वजह से टीम टूट जाती है। आपके जीवन का कोई भी एरियाज खराब हुआ मतलब आपका श्री ओम खत्म, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे गेट क्लियर का मतलब क्या है। ये आपको इशारा कर रहा है, यहां से धीरे धीरे महसूस करवाने के लिए गेट क्लियर ढूंढना शुरू करो। तेरे किसी एरियाज में कोई तो प्रॉब्लम कहीं भी, आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ढूंढना है और उसे ढूंढ के खत्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं यू आर लाइक द होल फुटबॉल टीम। इफ ऑल पार्ट्स ऑफ यू ऑफ द बिलीव इनसाइड ऑफ यू आर इन अलाइनमेंट, अगर सारे बिलीव हर एरियाज के अलाइन है, नो प्रॉब्लम, यू विल अचीव योर डिजायर। बट इफ एनी पार्ट ऑफ यू, अगर किसी भी पार्ट में, एनी बिलीव इन यू, कोई आपके अंदर का विश्वास डजंट सपोर्ट योर इंटेंशन, अगर वो आपके इंटेंशन को सपोर्ट नहीं करता, इट विल जीरो पैराडाइज, सबोटेज यू, एंड दैट्स व्हाई you may have a lousy luck at love, romance, money, health.
कहते हैं अगर आपके जीवन के लव के पार्ट में, रोमांस के पार्ट में, मनी के पार्ट में, हेल्थ के पार्ट में आप पूरे जीवन में लॉजी लक, यानी आप कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब नहीं है। अगर उसकी लैकिंग से, तो सिमिलरली आपके उस एरियाज के किसी बिलीव में क्या है, कमी है। क्या कमी है? किसी बिलीव में कमी है। जीवन में विश्वास आपकी बहुत बड़ी चीज है। एक कॉलेज में एक खूबसूरत सी लड़की पढ़ने आई, इतनी खूबसूरत कि कुछ दिन बाद पता चला कि कॉलेज के जितने भी लड़के थे वो सब उसी को फॉलो करते थे। उसके पीछे पीछे घूमते वो लड़की ने फील कर लिया एक दो दिन में कि पूरा का पूरा कॉलेज मेरे ही पीछे पड़ा है। लेकिन लड़की की इतनी खूबसूरती थी कि किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि हम इस लड़की को जाके प्रपोज करें। क्यों? क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की, हमें कहाँ भाव देने वाली। अब इस चक्कर में प्रपोज किसी ने नहीं किया क्योंकि किसी में बिलीव ही नहीं था। लेकिन सब अपने ही दिल में सबके बहुत सारे कुलबुले छूट रहे थे और किसी में हिम्मत नहीं हुई। एक सप्ताह, 15 दिन, 25 दिन, एक महीने कॉलेज में कई सारे गैंग बन गए और सारे गैंग मिलकर उसको फॉलो करते थे और आहें भरते थे, सपने देखते थे, काश वो मेरी होती, मेरे साथ होती। कई सारे गैंग ने एक दिन अजीब सा एक घटना देखा। उसने देखा एक लल्लू सा लड़का, अब उस लड़की के साथ बैठ के बात करते हुए देखा गया और दोनों खूब मस्ती में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, रोमांस कर रहे थे। तो सारे गैंग यूनाइट हो गए कि साला मेरे में क्या कमी थी, हाँ इस लल्लू से लड़के को लाइन दे रही है लड़की। अब सबने सोचा करूं तो क्या करूं, वो रोज लल्लू से लड़के को डेटिंग कर रही है। सब सोच रहा मैं इंटेलिजेंट, मैं ये। तो एक लड़के ने हिम्मत करी कि मैं जाके उस लड़की से पूछूंगा ए तुम्हें इसमें क्या दिखा, मुझ में क्या कमी थी। तो एक लड़के ने बड़ी हिम्मत करके लड़की के पास गया। उसने कहा मैडम आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे। उसने बोली हाँ पूछिए। उसने कहा कि आपके कॉलेज में आए महीनों हो गए और ये पूरा कॉलेज आपके पीछे दीवाना है, उसमें से एक दीवाना मैं भी हूं। आप मुझे ऊपर से नीचे देख के बताओ कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं क्या सुंदर नहीं हूं, कि इंटेलिजेंट नहीं हूं, कि मेरे पास फिजिक नहीं, क्या कमी। तो उसने कहा देखो जी मैं तो ये सब नहीं जानती कि तेरे में क्या कमी और किस में क्या कमी है। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मेरे कॉलेज आए महीनों हो गए और इस महीनों में मैंने देखा कि एक भी लड़का मेरे से बात करने नहीं आया। मैं क्या करूं, ये एक लड़का इकलौता मेरे पास आया मेरे से दोस्ती करने और मैंने कर ली। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनमें से किसी का भी बिलीव नहीं था कि ये लड़की मुझसे बात करेगी। इंटेलिजेंट बहुत थे लेकिन वो किसको मिला, लल्लू सा। बिलीव की जीवन में बहुत पावरफुल रोल है, बहुत मतलब बहुत। इसी तरीके से आपके किसी भी एरियाज में अगर आपके अंदर की एक बिलीव, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फिनांस से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो रोमांस से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रीम से रिलेटेड हो, अगर एक भी बिलीव की कमी है तो आपकी जिंदगी में वो एरियाज खाली रह जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाती है, क्या कमाल की बात है, यहां से आपको कॉन्शियस कंट्रोल लेना है उन सारे एरियाज को ठीक करने के लिए। सो कहते हैं दैट्स व्हाई, इसीलिए तो यू मे हैव लाउजी लक, इसीलिए तो आपकी लक, आपकी किस्मत खराब मानते हैं आप। एट लव, प्यार में किस्मत खराब, रोमांस में किस्मत खराब, पैसों में किस्मत खराब, सेहत में किस्मत खराब। बॉस आज इस प्लेटफॉर्म से सुन के जाना, तेरी किस्मत नहीं, तेरी बिलीव खराब। क्या खराब? बिलीव खराब।
और दोस्त, जब बात बिलीव की हो तो बिलीव को ठीक करना है, किस्मत को ठीक नहीं करना। अब मान लो कॉलेज में अगर दूसरी लड़की आई, वो भी बहुत खूबसूरत, तो क्या इस लड़के को पहले प्रपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। और सोचो अगर इसको वो मिल गई, तो क्या इसकी किस्मत खराब? इसने किसको ठीक किया? इसने अपने बिलीव को ठीक किया ना। किसको ठीक किया? इसने अपने बिलीव को ठीक किया। पहली बार इसको बिलीव था वो कहाँ मुझे पक्का देने वाली, लेकिन उसने उस लड़की पे कुछ नहीं किया, उसने अपने बिलीव को ठीक किया। ठीक आपको क्या करना है? आपको लाइफ के हर एरियाज में अपने बिलीव को ठीक करना है। समझ में आ रही बात नम्रता मैडम? लाइफ के हर एरियाज में किसे ठीक करना है? अपने ही बिलीव को ठीक करना। लेकिन कौन सी बिलीव खराब, पहले पता तो चले। हाँ, पहले पता तो चले कि कौन सी बिलीव खराब। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको यह भी सिखाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। सो कहते सम पार्ट ऑफ यू डजंट वांट इट। आपके जीवन में आपके उस एरियाज का कुछ तो पार्ट है जो नहीं चाहता कि आपको ये मिले। सो वी नीड टू हील द पार्ट। जरूरत है हमें इस पार्ट को हील करने की। व्हेन यू डू, जब आप इसे हील करेंगे, यू आर क्लियर, आप क्लियर हो जाएंगे। बट हमारी अगली लाइन कहती है, हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चलेगा? यू आर क्लियर राइट नाउ, कि आप क्लियर हो गए। थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू हैव, डू और बी। माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग जो इसे ढूंढना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें, केवल सोचें जो आपको चाहिए। आंखों को बंद करें और सोचें जो आपको चाहिए। आपने बहुत सारे गोल लिखा होगा। हम अगले 10-15 सेकंड तक उस गोल के बारे में सोचते हैं, या फिर आप एक प्राइम गोल के बारे में, एक लक्ष्य लें जो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बारे में 10-15 सेकंड तक सोचिए। चलिए आंखें बंद करते हैं और सोचना शुरू करते हैं। ओके, तो आप सभी ने एक गोल के बारे में सोच लिया। अब एक सवाल जो आपको अपने ब्रेन से पूछना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही खास सवाल है। इसको पूछने के लिए मैं आपको थोड़ी देर तक एक अलग अवस्था में ले जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे जरूर पूछेंगे। तो पुनः आप अपनी आंखों को बंद करें। पुनः सभी लोग पूरा सीधे कंधे करके बैठ जाएं और अपनी अपनी आंखों को बंद करें। अपने मन को शांत करें और अपने आप से एक सवाल पूछें और उसके जवाब को अपने मेंटल पैटर्न पे चलता हुआ देखें। पहले मैं बताऊंगा सवाल पूछना क्या है। पहले मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल बहुत सिंपल है कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आपको चाहिए। ये सवाल है, वाई यू डोंट हैव। आपके पास वो क्यों नहीं है जो आपको चाहिए, मतलब अगर इस वक्त तक वो आपके पास नहीं है तो क्यों। थोड़ी देर के लिए इसे मेंटल पैटर्न पे ढूंढते हैं, क्यों। और मन में आंसर्स देंगे क्यों की, और फिर उसके आगे सोचेंगे।
ओके, क्या आपको पता है इस वक्त जो आंसर्स आपको मिला, ये आंसर आपको किसने दिया? इस आंसर को आपके माइंड ने नहीं, आपकी क्रिटिक यानी आपके हार्ट ने दिया है। जब आपने पूछा कि ये जो मेरे पास नहीं है क्यों, और फिर उससे कुछ आंसर्स मिला, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले उस आंसर्स को अपनी डायरी पे लिख लें जो इस वक्त आपको आंसर मिला है, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो लिखा है मैं आपको बारीकी से दिखाऊं कि वो आपने क्या लिखा है। मुझे नहीं पता आपके माइंड पे कौन से पैटर्न आए, लेकिन कुछ तो आए होंगे कि अगर वो चीज़ इस वक्त आपके पास नहीं है क्योंकि, और क्योंकि के बाद जो जो चीज़ आपने जिस जिस चीज़ के बारे में सोचा और उसके जो जो आंसर्स आए, आप उन सारे आंसर्स को लिखेंगे, और लिखने के बाद मैं आपको अगले पार्ट में कुछ अलग सी चीज़ें महसूस करवाने वाला हूं। ओके, अब आइए हम फिर से स्क्रीन की तरफ आते हैं और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे महसूस करते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट वेट। ओके, तो आप सबने उसके कारण ढूंढे। अब हम फिर से इस स्क्रिप्ट में आके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने अपने आप से सवाल पूछा कि ये आपके पास क्यों नहीं है। कहते हैं इफ योर आंसर इज समथिंग नेगेटिव दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा, आगे बढ़ते हुए फिर कहेंगे, इफ यू से एनीथिंग एक्सेप्ट एंड ऑनेस्ट, आई नो इट्स ऑन द वे में, यू प्रोबेबली आर नॉट क्लियर इनसाइड विथ व्हाट यू वांट। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका मतलब सोच के देखिए, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि इस वक्त मेरे पास अच्छी टीम क्यों नहीं है, और उसके आंसर आए क्योंकि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। मान लीजिए आपके अंदर से एक आंसर आया, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि इस वक्त आपके पास अच्छे हेल्थ क्यों नहीं है, आंसर आया क्योंकि शायद मैं योगा नहीं करता, तो आपके एक आंसर आए। आपके पास एक आंसर आया, आपने क्वेश्चंस किया कि मेरे पास अवेयरनेस में बहुत सारे पैसे क्यों नहीं है, आंसर आया क्योंकि शायद जॉब में बहुत पैसे नहीं होते इसलिए मैं जॉब में था। तो आपने जो भी क्वेश्चन किया उसके एक आंसर आए। लेकिन अब ये आंसर क्या है? कहते अगर आपकी आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन चीजों के लिए आप अंदर से क्लियर नहीं हो। इसका मतलब आप हेल्थ के लिए कि बेटर हेल्थ कैसे मिलेगा, आपके माइंड को क्लियरिटी नहीं है। आप पैसों के लिए, आपको ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे, आप उस आर्ट के लिए माइंड को क्लियर नहीं किए हैं। आपकी बड़ी टीम कैसे बनेगी, माइंड उसके लिए क्लियर नहीं है। लेकिन माइंड कहां पे फंसा हुआ है? आपके क्वेश्चन के साथ मिल गया ना। आप जितने सवाल पूछेंगे उसके जो नेगेटिव आंसर हैं, उस नेगेटिव आंसर को आपकी बिलीव कहते हैं। इसका मतलब यह है
कि आपके इंटेंशन के उस पार्ट में इस बिलीव की कमी है। अब आप सोच के देखिए, जब आप इसे बहुत ध्यान से वर्कआउट करेंगे, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस पे वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप अगर मेरे से पूछोगे तो जब मैं सक्सेस बाय चॉइस कर रहा था तो मैंने अपनी एक डायरी में ऐसी 75-80 चीजें मैंने जुगाड़ करके लिखी थी कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है क्योंकि इसकी कमी है, मेरी जिंदगी में ये नहीं है कि इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी। जैसे जब मैं वेस्टीज में आया था तब मेरा फूड सप्लीमेंट पे मेरा बिजनेस बहुत कम होता था। जब मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरे बिजनेस में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि, और उस टाइम पे मेरे आंसर्स आए थे क्योंकि मेरी जो बॉडी वेट है वो 92 केजी है। तो जब मैं खुद अपने फिटनेस पे पूरी तरह से अवेयर नहीं हूँ तो फिटनेस के प्रोडक्ट कौन ही मेरे से खरीदेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे ब्लॉकेज पता चला तो मैंने क्लियर करना शुरू किया, मैंने लिखा फिटनेस, और फिटनेस पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। जितना मैं बॉडी को फिट बनाता गया उतनी क्लियरिटी आती गई और उतना मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया। आज मैं अपने हेल्थ में पूरी तरह से फिट हूँ। मेरी आइडल जो बीएमआई है वो एक्यूरेट जितने में है उसके 100-200 ग्राम भी मेरी वजन इधर उधर नहीं है। जितनी मेरी बीएमआई है उतनी ही मेरी बॉडी वेट है। तो मैंने क्या करी, मैंने गेट क्लियर, मैं क्लियर हुआ और क्लियर किया। जब मैंने ये देखा कि आज बहुत से लोग हमारे बिजनेस में क्यों सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे आंसर्स आए क्योंकि मुझे लोगों को लंबे समय तक के लिए प्रेरित करके रखना नहीं आता। एक ब्लॉकेज मिला, मैंने क्लियर करी। इस तरीके से लगभग 80 से ज़्यादा ब्लॉकेज मिले थे जब मैं फर्स्ट टाइम एसबीसी कर रहा था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसमें से लगभग 60% से ज़्यादा ब्लॉकेज को मैं एक एक करके क्लियर कर चुका हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन रेस्ट ऑफ 40% और क्लियरिटी आएगी, आई विल बी द फास्टेस्ट मिलियनर्स इन दिस इंडस्ट्री, जब मैं 1 करोड़ के ऊपर के इनकम पे पहुंच जाऊंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किस एरियाज में, मतलब किस एरियाज के किस पार्ट में वो आपकी जो ऑब्स्टिकल है वो छुपी पड़ी है। सो कहते हैं इफ योर आंसर इज समथिंग नेगेटिव दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं हमेशा उदास क्यों रहता हूं, क्योंकि, और फिर आपने देखा क्योंकि मेरे लाइफ में लव की बहुत कमी है। इसका मतलब आपकी हैप्पीनेस के रास्ते में एक अनक्लियरिटी है ना, लव की। समझ में आ रही मेरी बात। अब वो लव की जो क्लियरिटी है वो जब हील होगी तो हैप्पीनेस आएगा ना। हैप्पीनेस को कितना भी ढूंढोगे हैप्पीनेस आएगा क्या? शायद कभी भी नहीं आएगा। जब तक कि लव हील नहीं होंगे हैप्पीनेस नहीं आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके जीवन के सारे एरियाज में, आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के साथ आपकी बिलीव वहां पे क्लियर होगी। अनदर क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन क्या है? टू आस्क योरसेल्फ, जो आप खुद से पूछते हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? यू डोंट येट हैव व्हाट यू वांट। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो चीजें आपको चाहिए थी वो आपके पास नहीं है। एक तो आपने पहला सवाल लिख ही लो कि वो जो आपको चाहिए वो आपके पास क्यों नहीं है। ये एक सवाल है। इन सवाल को आप अपने सारे बिलीव से क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरे पास नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरे पास नहीं है? इसका क्या मतलब है कि मेरे जीवन में पैसे नहीं है? पैसे नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? और जो आपको समझ में आ रहा है, मेरी हेल्थ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? जो समझ में आ रहा है आप उसे डिटेल्स में लिखेंगे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है?
माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास पैसों की कमी, इसका मतलब क्या है? हर चीज का एक मीनिंग होता है ना। तो आपको एक सवाल पूछना है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? माय डियर फ्रेंड्स, सो कहते हैं व्हाट डज इट मीन दैट यू डोंट हैव, आपके पास वो चीज नहीं है जो आपको चाहिए। सो कहते हैं योर आंसर टू द क्वेश्चन विथ रिवील योर बिलीव्स, ये जो क्वेश्चंस का आंसर है ना, ये आपके बिलीव को रिवील करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिवील करेगा मतलब आपके आंसर्स आपको दिखाएंगे कि वो आपके पास क्यों नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। अब तक मैं अगर आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछूं कि आपके पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, शायद आपको नहीं पता चलेगा। आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम क्यों नहीं है, आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में आके अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, तब आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू से, अगर एक उदाहरण के तौर पे आप कहते हैं कि आई हैव टू डू सच एंड सच फर्स्ट, देन यू हैव ए बिलीव जब दैट you have to do something before you can have what you want. My dear friends, जैसे सपोज करिए आप अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि मैं इस रेस में फर्स्ट क्यों नहीं आया। आपके आंसर्स आते हैं क्योंकि तू इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेस से पहले मुझे एक चीज करनी है, और वह है प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो आई हैव टू डू सच एंड सच फर्स्ट, इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रैक्टिस पे डीप फोकस हो जाऊं तो मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा। तो आप रेस में फर्स्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि मैंने दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं करी। सिंपली आपको सवाल पूछने हैं, ये आपके बिलीव को रिवील करेगा। एक बार बिलीव मिल गई, इसका मतलब आप अगर ये काम पहले करेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। गेट क्लियर का मतलब समझ में आ रहा है? आपके अंदर की ब्लॉकेज ढूंढनी है और उस ब्लॉकेज को क्लियर करना है। अब नाउ असाइनमेंट ये है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी मेंटल लाइफ, ये जितनी भी आपकी लाइफ है, आप उन सभी के अंदर झांकें और देखें, और वहां पे जिन जिन चीजों की लाइफ में गैपिंग्स हैं, आप उन सारी गैपिंग्स को लिखें और अपने आप से एक सवाल पूछें। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने जितने गोल्स लिखे हैं, सारे गोल्स के ऊपर एक एक करके सवाल पूछें। आपने गोल में लिखा होगा कि मुझे वेस्टीज का क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो सवाल पूछें कि आज मैं क्राउन डायरेक्टर क्यों नहीं हूं, और इन सवाल के जवाब भी लिखें और फिर लिखें कि इसका क्या मतलब हुआ। आपकी असाइनमेंट यह है कि अगर आप सच में अपने आप को रिश्तों में मिलेनर्स, माइंडसेट में मिलेनर्स, पैसों में मिलेनर्स, अपने लाइफ के हर पार्ट में मिलेनर्स बनना चाहते, मतलब आप रिश्तों के धनी बनना चाहते, सोशली धनी बनना चाहते, फाइनेंशियली धनी बनना चाहते, तो आप अपने उस हर ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे। और जो ब्लॉकेज क्लियर नहीं होगा, उसे क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, आपको एक मेंटल कोच की जरूरत है जो आपके उस ब्लॉकेज को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? सो अब आप देखिए कैसे आप खुद को क्लियर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कहते इफ यू से, अगर आप कहते हैं माई सोल डजंट वांट मी टू हैव दिस, मेरी आत्मा नहीं चाहती कि मेरे पास हो, then you are starting your own belief about what you think your soul want for you. आपने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास बहुताई मात्रा में पैसे नहीं हैं, और आंसर आया क्योंकि मैं स्पिरिचुअली या अंदर से मेरी आत्मा नहीं चाहती कि मेरे पास बहुत पैसे हो। आत्मा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आत्मा को बताया गया है कि बहुत पैसे होने से हम लेस स्पिरिचुअल हो जाएंगे, हमारे अध्यात्म में कमी आ जाएगी।
तो अब आत्मा क्या चाहेगी? आत्मा चाहेगी कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हो ताकि आप आध्यात्मिक बने रहें। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपने पूछा अपने आप से कि मेरे पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं है, तो आपके अंदर सब आ जाई, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा पैसे हो। क्यों आत्मा नहीं चाहती? तो किसी लाइफ के पार्ट में आप दिन रात संघर्ष कर रहे हो पैसों के लिए, लाइफ के किसी बिलीव के पार्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम ज्यादा पैसे होने से लेस स्पिरिचुअल हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट क्लियर? जब आप स्पिरिचुअली स्टडीज करके समझेंगे कि आप पैसों से अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप इसके ऊपर अपनी बिलीव को क्लियर करेंगे, तो आपके पास फिर बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मनी के एक एरियाज में आपकी आत्मा नहीं चाहती है कि आपके पास ज्यादा पैसे हों, तो चाहे आप जितना भी काम कर ले, आपके पास पैसे आएंगे लेकिन वो किसी और के हाथ में चले जाएंगे। आपके पास पैसे आएंगे लेकिन उसको कोई और लूट के चला जाएगा। आपके पास पैसे आएंगे, कोई आपसे चीट करके लेके चला जाएगा। आपके पास पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन वो अनदर सोर्स से सारे जाते रहेंगे, और हम में से बहुत से लोगों की हालात जोशी नर्स की तरह हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके बिलीव के किसी पार्ट में पैसों के अगेंस्ट में कुछ प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, आपको ढूंढना है और उसको क्लियर करना है। ये सक्सेस बाय चॉइस की गेट क्लियर आपको सिखाती है। और मैं आपको बहुत डिपेस्ट तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जीवन के जितने एरिया में प्रॉब्लम है ना, सवाल करना शुरू करो, ऐसा क्यों है कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, और कुछ आंसर्स आया। फिर आप पूछो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिश्ते ऐसे हैं तो इसका क्या मतलब है। और माय डियर फ्रेंड्स, गेट क्लियर, अगर आपने वो क्लियर नहीं किया और फिर उस रिश्तों को पाने के लिए आप दुनिया के सारे तिक्रम लगा लिए, आप जीवन में कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं कर सकते। गेट क्लियर का मतलब है क्लियर करो। नहीं समझ में आता है तो खुद को सरेंडर करो और अपने मेंटोर से पूछो, जो आपको इस एरियाज में मदद कर सकता है आपके इनसाइड क्लैरिटी लाने में। तो दोस्तों, आपने आई थिंक इस चैप्टर के इंटेंशन को समझ गए होंगे कि आपके जीवन में सफलता के अगेंस्ट में जितनी विचारें आपके जीवन के भी हिस्से में आपको रसिस्ट कर रही है, जितनी थॉट्स, जितना बिलीव उसके अगेंस्ट में पड़ा हुआ है, उस एक एक बिलीव को क्वेश्चन करके आइडेंटिफाई करना। अब इसको करेगा कौन? इसको कोई साहसिक व्यक्ति जो आपकी तरह है वही करेगा। क्या करेगा? वो ढेर सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछेगा। ऐसा क्यों है कि मेरे पास ये गाड़ी नहीं है? ऐसा क्यों है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों है कि मेरे पास अच्छे पैसे नहीं? ऐसा क्यों कि मेरे पास सेहत नहीं है? ऐसा क्यों कि मेरी उतनी इज्जत नहीं? सारे सवाल पूछ डालो अपने आप से, और फिर उसके आंसर्स भी जो आ रहे हैं ना, उसको लिख डालो, क्योंकि आपकी पर्सनल डायरी है, इसे दूसरा कोई खोल के देखने नहीं जा रहा। याद करो, अगर आपने लिख लिया तो चैप्टर 5 खत्म होते होते मैं उसे एक एक चीजों को अंदर घुस घुस के क्लियर करूंगा। और याद रखिएगा दोस्त, फिर आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको एक घटना कभी कभी मैं सुनाता हूं कि एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर एक एमआर आए। हालांकि वो एमआर किससे मेरी जान पहचान नहीं थी। एक लेडी आई जो मेरे मीटिंग्स के अंदर बैठी हुई थी, और उसके एक हस्बैंड जो एमआर थे, वो एमआर हस्बैंड आए उस मीटिंग में, जिसके बारे में उस लेडी को पता नहीं था। उन दोनों के डिवोर्स के केस चल रहे थे और कुछ ही दिन में डिवोर्स पेपर पे साइन होना था। जब मीटिंग खत्म हुई और उस लेडी ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा सबसे पीछे की चेयर पे हस्बैंड भी बैठा है। जब उस लेडी ने मेरे पास आए तो उसने अपनी कुछ बातें बताई और बोली कि सर, जब पूरी मीटिंग से फ्री हो जाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर बैठना चाहूंगी। ये घटना एक ऐसे स्टेट की है जो झारखंड से बाहर है। फिर मीटिंग से मैं फ्री हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं जब उठी तो मैं देखी मेरे पीछे हस्बैंड भी हैं। तो हस्बैंड को उन्होंने जाके कहा, क्योंकि कुछ दिन में डिवोर्स हो ही जाना था, तो एक सर आए हैं जिनके बारे में मैं सुनी थी, एक काम करते हम लोग सर के साथ बैठेंगे। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे और काफ़ी घंटों तक उनके बीच बातचीत हुई, मतलब मेरे से बातचीत हुई, और मैंने दोनों से बहुत सारे सवाल पूछे।
लेकिन आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि उस कुछ घंटे के सवाल ने ही उसके कई महीनों के उसके बीच के ऑलमोस्ट फाइनल हुए डिवोर्स के पेपर में उस दिन उसकी माइंडसेट को बदला। उन सवालों से मैंने क्या करी, मैं कौन था, मैं सक्सेस बाय चॉइस का ट्रेनर था। तो उन सवालों से मैंने दोनों के जीवन की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और दोनों को एक दूसरे का आईना दिखाया और पूछा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब। और दोनों ने रियलाइज किया कि दोनों में किसी की गलती नहीं है, ये सब की सब गलत धारणाओं से पैदा हुआ। और उस समय तो दोनों कुछ नहीं बोले। वो जो लेडी थी वो रोते हुए वहाँ से निकली और बोली सर मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर उसने बताया कि मेरे डिवोर्स टल गए, आज उस लेडी के 2 बच्चे हैं और उसके बाद उसने अपने जीवन में कभी भी आज तक झगड़ा नहीं किया। दोस्त, क्यों? गेट क्लियर। गेट क्लियर का मतलब नहीं है कि केवल फाइनेंशियल कंडीशंस। दोस्तों, हम आपके साथ इस बिजनेस में आए हैं क्योंकि मैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपकी फिनेंशियल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, सारी लाइफ की बैलेंसिंग हो ताकि आप सक्सेस को बाय चॉइस हासिल कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की सेशन और गेट क्लियर का मतलब क्या समझ में आया, आज आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए, कमेंट करने में तो बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कमेंट क्यों लिखेंगे, लेकिन अगर आपको सच में मुझसे प्यार है तो आप कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि मैं उसको प्यार से ही पढ़ता हूं। और जब मैं पढ़ता हूं तो मैं पता चल जाता है कि अच्छा ये कमेंट इनका, ये कमेंट इनका, ये कमेंट इनका, ये कमेंट इनका। हमारी आपकी टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये टेलीपैथिक कनेक्शन इतने काम की चीज है ना कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो आप देखेंगे कि आप मुझे और मैं आपको याद आने लगूंगा। हम एक दूसरे के सपनों में भी आएंगे, कई लीडर्स के सपनों में भी हम आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई लीडर मेरे सपने में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारी बहुत स्ट्रांग टेलीपैथिक कनेक्शन बनी हुई है। सो थैंक यू सो मच आज इस बहुत शानदार सेशन के लिए जिसको आपने अटेंड किया। कल की सुबह मैं आप सबसे फिर मिलेंगे मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।